बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग पिछले टर्म में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ दो चार प्रॉब्लम करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रिलेटेड। और मैं आपको बताया था, पहले भी बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एप्लीकेशन है, जो प्रॉब्लम हम लोग मैकेनिक्स से रिलेटेड कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके नीट और मेंस के लिए, और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक को मैं ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। पता है मुझे, जबकि आसान है फिर भी, तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डीपीपी जो जा रहा है उसको ईमानदारी से सॉल्व करो। अब आप मैं बोलूँ क्यूसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे हम लोग। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आपको बोले कि जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक स्ट्रिंग है, पेंडुलम बॉब आप लोग जानते होंगे, मास m है, चार्ज q है। मास m होने की वजह से, ग्रेविटी होने की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है ऐसा स्ट्रिंग, इक्विलिब्रियम स्टेट इसी को बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो अब बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा उधर होता है, स्ट्रिंग ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं जहाँ नेट फोर्स जीरो। अब इसका एफबीडी बनाओ, इस पर mg नीचे लग रहा है और QE इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ये F नेट। अब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, QE बाई QE स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर, यही नेट फोर्स होगा। यानी स्ट्रिंग इसी के अपोजिट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग इसी के अपोजिट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये कौन सा है, इक्विलिब्रियम स्टेट। स्ट्रिंग ऐसे दिखेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें। अकेला mg था तो mg का डायरेक्शन जो था, हमेशा स्ट्रिंग उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा। तो नेट फोर्स पहले mg रहता था, वर्टिकल रहता था, इसलिए स्ट्रिंग ऐसे रहता था। अब आप इमेजिन करो कि अगर ऐसे जगह ले चले स्पेस में जहां पे ग्रेविटी जीरो हो, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता अगर, तब ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रहता। आज दोनों है तो दोनों के डायरेक्शन में, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में रहेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो टेंशन ऐसे होगा, ये टेंशन की वैल्यू कितना होगा, नेट फोर्स के बराबर होगा एफबीडी के हिसाब से, QE होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, अब इसको ऑसिलेट कराएं। ये कितने एंगल में है, ये भी आप एंगल बता सकते हो, ये एंगल थीटा। तो ट्रायंगल के अनुसार ये देखो, इधर QE इधर आ जाएगा, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा हो जाएगा QE बाई mg। tan थीटा हो जाएगा QE अपॉन mg। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है। मैं अगर बोलूँ कि इसी प्रॉब्लम में अगर मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो तो टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे था, देखो ऑसिलेशन, जब ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट था, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। आज के डेट में क्या होगा, आज के डेट में वर्टिकल लाइन इक्विलिब्रियम लाइन नहीं है। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में ऐसा है, इक्विलिब्रियम लाइन ये है, तो इक्विलिब्रियम लाइन के दोनों साइड कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेते हुए ऑसिलेट करेगा।
ये एंगल अल्फा 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 क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। और ये क्या होता है फॉर्मूला, याद करो तो देखो, स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स, देखो ये इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन है, नेट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ये QE mg, उसका ये कंपोनेंट इधर लेंगे, यही टेंशन आएगा। टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क लिखने के बाद सब कुछ आता है, तो आप लोग जो फॉर्मूला याद किए डायरेक्ट आप उसको याद करो, 2 पाई, अगर कुछ लोग को डिराइव करने की इच्छा हो तो मैं बता दूँ, वैसे मेडिकल के लिए मैं बोलूँगा मीडियम बच्चों को तो फॉर्मूला रटना है, और डिराइव करने के बाद मैं बोल रहा हूँ तो कर लेगा। याद करो जब हम लोग डिराइव कर रहे थे तो केवल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, तो क्या करते थे हम लोग, ऐसे चल रहे स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे, जैसे वहाँ करते थे वैसे यहाँ क्या करते थे, स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे, और इधर mg लगता था, हम लोग क्या करते थे, mg के दो कॉम्पोनेंट करते थे, इधर एक इधर, ये एंगल थीटा होता था तो ये भी एंगल कितना होता था थीटा, ये mg साइन थीटा बोलते थे। वैसे यहाँ से भी कर दो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। चलो बताओ अब mg की जगह क्या होगा, वो f नेट जो आ रहा था, f नेट के कंपोनेंट इधर होंगे, इधर इसके अलॉन्ग होंगे, इसके दो कंपोनेंट कर दिया जाए कि इधर f नेट साइन अल्फा और स्ट्रिंग इधर f नेट कॉस अल्फा, यही टॉर्क देगा, टॉर्क आप लोग पढ़े ही हो। ये लेंथ अगर L मान लें तो अपना टॉर्क कितना आएगा, टाउ आ जाएगा f नेट साइन अल्फा इंटू L। टाउ की वैल्यू लिख सकते हैं, f नेट की वैल्यू हमें याद है mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर L। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा कब, इफ अल्फा टेंडिंग टू 0, तो अपना क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0 मतलब वेरी स्मॉल बोलते हैं। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस, हम लोग कंपेयर किए हैं टाउ इक्वल टू आई इनटू अल्फा से, तो एसएचएम में हम लोग पढ़े हैं इसी टाउ क्या लिखोगे, याद करो जब हम लोगों ने बात किया था तो हम लोगों ने बताया था कि भाई एंगुलर एम्पलीट्यूड, इसी को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, ये जो कोफिशिएंट होगा इसी को ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। तो अल्फा का जो कोफिशिएंट होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, टाउ इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर इंटू L, यहाँ से निकल जाएगा, और ओमेगा आ गया एक बटा एक, बता दो ये रहा। अब मैं आपको बोलूँ कि हम लोग ये प्रॉब्लम कर लेने के बाद इस प्रॉब्लम को करने के बाद एक बात आपको बताने का तरीका बता रहे हैं समझने का, जैसे यही याद रखो। तो देखो क्या था कि हमारा mg ऐसे लगता था जब केवल g होता था, केवल g होता था जब पार्टिकल ऐसे लगता था। आज स्ट्रिंग ऐसे है, इसका मतलब mg इधर लग रहा है और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स का नाम है QE, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इधर और इधर दोनों का रिजल्टेंट जो होगा स्ट्रिंग पर, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, दुनिया ऐसे हो गई। तो पहले अंदर रहता था QE आ गया, तो अब F नेट का डायरेक्शन ये हो गया, यानी पहले mg बोले तो पहले एक्सेलरेशन क्या होता था, g
आज एक्सेलरेशन कितना है, अगर पार्टिकल को छोड़ दो तो कितना एक्सेलरेशन होगा? पहले एक्सेलरेशन होता था g, अब एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है? mg स्क्वायर प्लस qv स्क्वायर अपॉन m। तो नेट एक्सेलरेशन ए नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, इधर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g, इधर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन qv/m का होगा। तो यही लिखा है। तो मैं कहूंगा कि अब समझो कि जैसे दुनिया इधर होती थी, अब दोनों आने के बाद ऐसा दिखने लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा चार्ज वाला तो ऐसा दिखेगा। इस डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम रहेगा तो टाइम पीरियड जो जब यहाँ पे पढ़े थे तो पढ़े थे 2π/L/g। अब पढ़ लो टाइम पीरियड 2π/L/a में, ठीक है, 2π/a में। सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन आप लोग जाने दो। सर्कुलर मोशन में ज़्यादा नहीं टच कर रहा हूँ अभी, आगे इसी में करते हैं। एसएचएम की बात किया जाए तो मैं बोलूँ कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक अगर ऐसे रख दिया जाए मास m का, तो इसका टाइम पीरियड जानते हो आप लोग? मीन पोजीशन यही होगा जो नेचुरल लेंथ होगा। यहाँ मीन पोजीशन इक्वल टू नेचुरल लेंथ। अब अगर मैं इसको चार्ज दे दूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, अगर मैं इसको चार्ज दे दूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, जो नेचुरल लेंथ है अब मीन पोजीशन इधर चला जाएगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दूँ, इसको चार्ज दे दूँ मास m चार्ज q, तब क्या होगा? ये सिचुएशन आ जाएगा। यानी जो x0 होगा वो कितना होगा? इधर लगेगा फोर्स qe, इधर kx0 है, kx0 इक्वल टू qe। लेकिन qe कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। आप लोग पढ़े हो कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो टाइम पीरियड अभी भी कितना आएगा? टाइम पीरियड आएगा 2π/m/k। 2π/m/k टाइम पीरियड अभी भी वही रहेगा। टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बोलूँ आगे चल के इसी पे एक प्रॉब्लम आपको और लेके आ गया बच्चों। यहाँ तक देखो, आपको बस बात समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैकेनिक्स किया है वो सारा मैकेनिक्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कर सकते हैं। बस समझ लो जैसे जिधर डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स आपकी जिंदगी में आ गया, बस दूसरा कुछ नहीं है। मैं आपको बोलूँ चलो इसी का टाइम पीरियड बताओ, पहले ही बताओ, समझ लो। अगर आपको एक चार्ज q है, मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, ये डिस्टेंस d है, ये स्मूथ है, ये होरिज़न जितने होंगे वॉल से इलास्टिक होंगे। अब बताओ अगर ये रिलीफ यहां से छोड़ दिया जाए, आप बताओ क्या होगा? इधर जाएगा, कोलाइड करेगा, दोबारा आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, कहीं रुकेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, लगातार करेगा। दिस विल परफॉर्म एन पीरियोडिक मोशन। ये एसएचएम नहीं होगा, क्लियर करवा दें, कोई कांस्टेंट फोर्स के प्रभाव में चल रहा है। तो एसएचएम तो नहीं होगा, बट इट विल परफॉर्म एन ऑसिलेटरी मोशन, बट इट विल परफॉर्म एन ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। तो चलो ठीक है, टाइम पीरियड बताते हैं। चलो शुरू करते हैं। p इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, दोबारा यहीं पहुंच जाए उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। किसे टाइम पीरियड बोलोगे? टाइम पीरियड सर इसे बोलेंगे जब यहाँ से यहाँ पहुंच के दोबारा आ जाएगा, वैसे चलने लगेगा, ये एक टाइम पीरियड बोला जाएगा। t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चला। अब आप बताओ किस समय यहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे पहुंचेगा किस समय?
T इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन d है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा q e नॉट बाई m, यानी ये टाइम हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं d इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, T1 बोलते हैं, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 2mv बाई qe। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया है, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी v नॉट जो है वो इतने ही टाइम पता है, v इक्वल टू u प्लस a t, u 0 है, तो a कितना है, a qe बाई m, a t की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2mv बाई qe, तो वेलोसिटी आ गया। अब वहां से कोलिजन के तुरंत बाद क्या होगा, दोबारा इधर आना शुरू होगा, मैं इसको हटा दूं, थोड़ा दूसरा डायग्राम बन गया, तीसरा अगर मैं बनाने की बात करूँ तो दोबारा अब यहाँ से कोलिजन होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगा, मैं यहाँ बनाना चाहूँ कि जस्ट आफ्टर कोलिजन v नॉट तो चल पड़ेगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन जैसे टकराएगा दोबारा इधर चल पड़ेगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। अब इसके बाद क्या होगा, ये इधर आएगा, फिर इसको कितना दूर आना है, d डिस्टेंस, मतलब कितना दूर तक चलेगा वो क्लियर कर पाता है, एक्सीलरेशन इधर लगी रहा है qe बाई m का, तो कितने डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा, तो मान लें फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस qe बाई m इंटू x। v नॉट की वैल्यू हमें पता है, v नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, q स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर 2mv बाई qe इक्वल टू 2qe बाई mx, x इक्वल टू d, फर्दर x इक्वल टू d पे रुक जाएगा, मतलब यहाँ पर दोबारा आएगा x इक्वल टू d पे, रेस्ट में आ जाएगा, एक्सीलरेशन इधर आइए, फिर दोबारा चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आने का दोबारा समय इतना ही लगेगा क्योंकि d डिस्टेंस सेम चल रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2t1 2 अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन qv। ये बात देखो समझ में आ गया मेरे को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बच्चों को, देखो ऐसी बात है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के हो गए, कोलिजन के हो गए, बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम कर सकते हैं, ऐसी कोई क्वेश्चन की बात है। मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दिया, जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई की वैल्यू ले लो 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, 10 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ पे चार्ज हम कुछ दे दें, ये मास m है, चार्ज 2 कूलम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, फाइंड, अब आपको बोलो फाइंड मिनिमम मास such that block remains stationary, such that block remains stationary। तो एफबीटी की बात करो तो देखो क्या होगा, जस्ट इधर लग रहा होगा Q इक्वल टू फोर्स इक्वल टू Q इंटू 20 न्यूटन का, इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू m g की वैल्यू 10, ये दोनों बराबर कर दो, बराबर कर दो, म्यू की वैल्यू 1/2 m g की वैल्यू 10 इक्वल टू 20
kg, कम से कम 4 kg होना जरूरी है। अब समझो 50 kg का होगा तो पक्का नहीं चलेगा, कम से कम 4 kg का तो बहुत ज़्यादा हैवी मास होगा नहीं चलेगा, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 kg तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हो। 2 ब्लॉक सिस्टम पे लगा सकते हैं, 2 ब्लॉक सिस्टम में दोनों ब्लॉक को फोर्स लगने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 ब्लॉक सिस्टम का वो क्वेश्चन कराया था जब दोनों पे फोर्स लगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को जैसे तो बोलोगे चलो सर वो थोड़ा सा एक काम करिए, मुझे बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, अरे अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, E0 की वैल्यू कुछ 10 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, ग्राउंड पे G वैसे ही है, G भी नीचे लगता है, G तो नीचे नहीं है, G 10 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। एक चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री, और आपसे पूछूं मैं फाइंड टाइम पीरियड, रेंज, ये सब कुछ बताइए मुझे, टाइम पीरियड बताइए, रेंज बताइए। ठीक है, तो मुझे टाइम पीरियड बताइए, रेंज बताइए, सब कुछ बताइए। तो बेसिकली 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, इसके दोनों कंपोनेंट लगा दो तो क्या आ जाएगा, दोनों कंपोनेंट इधर और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, cos 37 में वैल्यू 8/6, और एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लगा होगा वो 10 तो ये है ही है, इस पे चार्ज कुछ मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम है, तो नीचे की तरफ इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा 1 kg, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 10 तो ये ही है, 10 और 10 20 डिवाइड बाय मास, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट से डिसाइड होता है, 2u cos थीटा अपॉन g, ये टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड कितना आया, तो 0.6 सेकेंड, इतने सेकेंड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही रेंज है, रेंज कितना हो जाएगा 8 × 0.6 4.8 मीटर, ये आंसर आ गया। मुझे लग रहा है कि मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की बात करते हैं ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो लाइन चार्ज जो होगा वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है, ये लाइन चार्ज है, तो इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का मतलब एक तो एक्सियल पॉइंट पे, इस पॉइंट को लाइन के लॉन्ग जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और एक कोई भी जनरल पॉइंट कहीं भी लाइन के अलावा कहीं भी रख लो, कोई जनरल पॉइंट। कोई भी जनरल पॉइंट पे बताना और एक एक्सियल पॉइंट पे बताना। ठीक है, हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है किसी लाइन चार्ज वायर की वजह से, किसी भी लाइन चार्ज वायर की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू लाइन चार्ज वायर। तो एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये देखते हैं पहले। तो आप बताओ मुझे, अगर आपसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चलो मान लेते हैं कि लाइन चार्ज है जिसका लेंथ है L,
इससे d डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P at which we have to find electric field। आप खुद बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा, ये बात भी सबको क्लियर है। ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट चार्ज में तो वो सब इधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इमेजिन करो कि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हो तो कितना फोर्स लगता, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि पढ़े हैं हम लोग। अगर यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखा तो एक छोटे से टुकड़े में, याद आ रहा है ना फोर्स, इसीलिए मैं कहा था कि मैं डिटेल में फोर्स पढ़ रहा हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी आएगी तो रिलेट करूँगा बस केवल। तो याद करो फोर्स, अगर यहाँ पे इमेजिन क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा, तो अगर एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पे काट लूँ, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो dx, तो इसके चार्ज कितना हो जाएगा? ये एलिमेंट dx का मैंने काट लिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा लैम्डा dx। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हो। यानी फोर्स की भी बात करें तो दोनों एक ही चीज है, तो कितना आता है? इस जगह पे छोटे से टुकड़े की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दो, EP आ जाएगा। EP कितना आ जाएगा? इंटीग्रेट ट्रांसफर करना है